हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आमतौर पर अखबारों में नहीं मिलती, और हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे जानकार लोगों से बात करें जो ख़बर के पीछे की खबर बता सकें और आपको बराह रास्त समझने में आसानी हो सके। अभी CAA पर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको मालूम है, पूरे देश में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तो कुछ जगहों पे रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही, ख़ास तौर पे जो गोदी मीडिया है वो तो रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहा, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें मिल रही होंगी और कुछ टेलीविज़न चैनल भी और अखबार भी ईमानदारी से कुछ चीज़ें दे रहे हैं जो आप तक पहुंच रही होंगी। अभी प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, अभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। सरकार हाँ और ना के बीच में अभी भी लटकी हुई है। ये पता नहीं चल रहा कि कानून रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कुछ सुनवाई होनी है। केरला गवर्नमेंट पहला स्टेट है जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वो कहते हैं कि हम NRC या CAA लागू नहीं करेंगे। अभी ये तय नहीं है कि पूरे देश में लागू होगा, कैसे होगा, होगा भी क्या या नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी की सरकार ने एक लिस्ट भेज दी है 32,000 लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उनको इंडिया की सिटीजनशिप देनी है, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के अलावा जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रहते हैं, वो एक लिस्ट भेज दी गई है। वो शायद अपने आप को एक तमगा लगाना चाहते हैं कि हम पूरे देश का पहला स्टेट हैं जिसने CAA लागू करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीस अहमद खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बहुत नज़दीक से देखते हैं BJP और RSS के काम करने के तरीक़ों को। ये जो एक तरफ तो वो स्टेट हैं जो कह रहे हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे, और एक तरफ वो स्टेट हैं जो ये तमगा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम हैं, हम लागू करके दिखाएंगे। तो ये यूपी में क्या हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या? इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा काज़मी साहब, हाँ, ये तो चल ही रहा था पूरा। आप देख रहे हैं कि कम से कम 75 बड़े शहरों में भारत के CAA के ऊपर एजिटेशन चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट। नहीं, एक बड़ा दिलचस्प माहौल है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं फेवर में भी। कभी फेवर में प्रोटेस्ट सुना है आपने? तो ये बाकायदा सरकार के BJP के स्पॉन्सर्ड भी कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी वो नाम भी नहीं ले पा रहे हैं कि वो रैली है या प्रोटेस्ट है, तो वो भी चल रहे हैं। इसलिए आप ये बताइए कि विरोध की बात कर रहे हैं। विरोध के चल रहे हैं, और जिनको एक नाम शाहीन बाग भी सिनोनिमस हो गया है। शाहीन बाग तो इतना मशहूर हो गया जैसे इजिप्ट का तहरीर स्क्वायर। और उसी तरीके से 27 यूनिवर्सिटीज जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश की, वहाँ पे इस किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, डेली चल रहे हैं। ये तो मोटा मोटी जो अखबारों में आ रहा है, और छोटी छोटी जगह पे बहुत भी प्रोटेस्ट औरतें निकाले। इसमें सबसे खास बात है कि मुस्लिम औरतें ही आगे आ रही है और हिंदू औरतें भी साथ होती हैं। ये लोग आ रहे हैं, तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ मुसलमान औरत का ये रंग मैं समझता हूँ 70 साल में पहली बार सामने आया है। बिल्कुल, और ये उस वक्त सामने आया है जब हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दबी कुचली बहनें हैं, इनको सोचा ये था कि ट्रिपल तलाक वाला ये करके और सारे वोट हम ले लेंगे। लेकिन ये मुस्लिम औरतें ही हैं जो सामने खड़ी हैं इस हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ। उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था जब 2019 का रिजल्ट आया था कि हमें मुस्लिम औरतों ने वोट दिया है, और 10% मुस्लिम औरतों ने वोट दिया था, जिसके बाद आया था कि नहीं 10% मुस्लिम औरतों ने वोट नहीं दिया है। ओवरऑल 10% मुस्लिम वोट आपको पड़ा है। जिस तरीके से है मुस्लिम औरतों ने, क्योंकि मुसलमानों में सब झूठ बोलने का भी तो एक हुनर होता है। आप सारी बातें याद ना रखा करें। ये जो आप सारी बातें याद रखते हैं ना, पत्रकार सारी बातें याद दिलाते रहते हैं, लोगों को भूलने ही नहीं देते। भाई, दो लोग ऐसे हैं हमारे दुनिया में जो समझ में नहीं आता, सत्य का बोलते हैं, सच्चाई का बोलते हैं, और सही बात कब कहते हैं। नहीं, लोगों को भूलने भी दिया कीजिए। ट्रंप साहब हैं, उनको कैसे भूल जाए, रोज ही एक कोई बात कहते थे। ट्रंप साहब के बारे में मुझे याद आया कि वॉशिंगटन पोस्ट जो वहाँ का बड़ा अखबार है, वो हर महीने तकरीबन 20-21 तारीख को एक रिपोर्ट छापता है और बताता है कि इस महीने में ऐड होकर के मसलन 10,000 झूठ बोल चुके, 12,000 बोल चुके। तो यहाँ भी कोई ऐसी गिनती शुरू करने का इरादा है? वो हो जाएगी। जब देखिए ये योगी रामलीला में तो 5 गिनवाए थे, रामलीला में 5 गिनवाए थे, रामलीला ग्राउंड पे, उसमें फौरन अखबार में आ गया। नहीं, अभी अब आप देखिए इसी में एक झूठ जो आप
CAA के गिनती की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कर दी, ये कानून लागू हुआ 10 तारीख को। जी जी। इसके पहले पहले तो आपको शिकायत थी, नोटिफिकेशन नहीं आया, हम लोगों ने उसके पहले खबर दी, 3-4 दिन बाद हमारी खबर के बाद में नोटिफिकेशन आ गया। हमारे दोस्त हैं जो चौधरी कबीर साहब, उन्होंने कहा भी देखिए साहब आपने खबर दी और ये नोटिफिकेशन आ गया। तो वो 10 तारीख को नोटिफिकेशन आया और आज कितनी तारीख है? इन 3-4 दिन के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ ने गिनती भी कर दी 21 स्टेट में। क्योंकि ये जिले, स्टेट कह रहे हैं, जिलों में कुछ लोग 19 लिख रहे हैं, कुछ लोग 21 लिख रहे हैं। और अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो नफरी दी जा रही है, जो गिनती दी जा रही है, जिनको आप शरणार्थी कह दीजिए या उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हैं, उन लोगों को कह दीजिए, तो उनमें एक अखबार लिखता है जो इंडियन एक्सप्रेस, वो लिख रहा है 37,000। हिंदुस्तान टाइम्स 37,000, कोई 32,000 और कुछ वेबसाइट उसको 40,000 भी लिख रही हैं। यानी किसी को कोई गिनती नहीं मालूम। और कोई कह रहा है फलाने सोर्स ने कहा है, फलाने सोर्स ने कहा, ऑफिसर्स भी सही नहीं बता रहे हैं। यानी मीडिया भी जल्दी से बताना चाहता है। हाँ, वो अपने साबित करना है कि सबसे सही हमें मालूम है कि इतने लोग 40,000। अब इसमें एक बहस ये चल रही कि ये बांग्लादेश से आए कि अफगानिस्तान से आए, कहाँ हैं, और ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये भी नहीं बताया जा रहा है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। नहीं, कुछ ऐसी खबर आई है कि इनमें मुसलमान शामिल नहीं है, चूंकि अच्छा, अब इसके साथ ही नियत ये है ना कि मुसलमान को तो देना ही नहीं है नेशनलिटी। पीलीभीत से कुछ इंटरव्यूज आए हैं, वो आपके इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में कल के इंटरव्यू छपे, उन्होंने मुस्लिम सबसे ज्यादा पीलीभीत के ही बताए गए कि उसमें पीलीभीत को, उसमें उन्होंने बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके इंटरव्यू छापे नाम के साथ, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन वो खबर है। और वो उन्होंने कहा हम 1960 में यहाँ आए थे। अच्छा, 1960 में यहाँ आए थे। अब उनको अगर बांग्लादेशी कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश 71 में बना है। और आप भी 74 की बात कर रहे हैं कि 74 के बाद से तक का साबित करना है। और वो 60s में आए थे। और वो उन्होंने कहा कि हम लोग कलकत्ता आए, कलकत्ता से यहाँ आ गए। तो 60s में तो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, आपने कहा जैसे कि वो हिंदू हैं जिनको उनको वो देना है, हमें मान गया, लेकिन क्या कैसे ऑथेंटिसिटी उसकी हो, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स में अच्छा, वो ऑथेंटिसिटी तो देखिए होती रहेगी, लेकिन ये बताइए वैसे ये योगी साहब क्या साबित करना चाहते हैं? योगी साहब ये साबित करना चाहते हैं कि बहुत बड़े वो इंटेलिजेंट आदमी हैं और लॉ एंड ऑर्डर के बहुत बड़े माहिर हैं। वो गोलियां चलाते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही कर दिया। जबकि 25 लोग जो मारे गए हैं CAA के एजिटेशन में, वो वहीं से मारे गए हैं। और उसमें से कईयों का ये साबित हो गया कि ये पुलिस की गोली से मारे गए हैं, जबकि पुलिस गोली चलाती है। अभी आज के अखबारों में जो खबर छपी है वो मुजफ्फरनगर में पुलिस कुछ साबित नहीं कर पा रही जिन लोगों को पकड़ा है, और वो छोड़ने पर मजबूर है। 100-150 मदरसे के बच्चे पकड़े थे, उनमें से 19 को छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ना पड़ा क्योंकि सबूत नहीं है, और लोगों के पास भी सबूत नहीं आ रहे हैं। भाई, जिनके पास खिलाफ सबूत नहीं है उनके खिलाफ फिर भी आप मुकदमा जारी रखेंगे, उस मुकदमे में फंसाए रखेंगे। आखिर इन लोगों की तकलीफ का कंपनसेशन क्या होगा जिन लोगों को आपने बगैर, देखिए सब एक चीज़ बताएं, वो तो अगर आप ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे, जिसने कभी एडमिनिस्ट्रेशन देखा नहीं, वो महंत है, महंत है, बहुत बड़ी महंत है, वो एक महंत के सबसे बड़े क्या कहना चाहिए मंदिर के गोरखनाथ के वो हैं। लेकिन वो महंत होना एक अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक अलग बात है। ये थोड़ी होता है कि जो गोली मार दी जाएगी अगर आप, अरे सब अस्पताल में वो ना होने की वजह से, जो गैस ऑक्सीजन ना होने की वजह से बच्चे इतने मर गए, उनका कुछ पता नहीं। जो डॉक्टर बच्चों को बचाने की कोशिश करता रहा, उसको बाहर निकाल दिया, उसको जेल में भेज दिया। तो ये अजीब किस्म की सरकार है। कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। जी, कोर्ट ने उसको। तो आप ये देखिए कि इतनी जल्दी इन्होंने 40,000 शरणार्थी, मैं तो शरणार्थी कहूँगा, उन्होंने कर लिया है। अब वो
हिंदू हैं, ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जबकि हिंदुस्तान टाइम्स खबर छाप रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम तो 1960 से यहाँ पड़े हुए हैं। जी 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 1960 से बांग्लादेश था नहीं, बिल्कुल वजूद ही नहीं था, कोई कह भी नहीं सकता है बांग्लादेश बनेगा। बिल्कुल। ये तो 71 में जाके जब लड़ाई हुई वो तो ईस्ट पाकिस्तान था। तो अब किस तरीके से करेंगे? और हड़बड़ी में अभी ये केंद्र में नहीं भेजेगी रिपोर्ट, जी 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 ये केंद्र में नहीं आई है, ये निकाल के और नहीं, वो तो कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री को भेज नहीं, होम मिनिस्ट्री को नहीं भेजेगी अभी तक में इसका वो है। ये वहां के ऑफिसर्स ने ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, लिस्ट तैयार की है उन्होंने, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, उसका कोई प्रूफ प्रेस वालों को नहीं दे रहे हैं। अच्छा तभी तो मैंने कहा ना कि 37 भी है, 32,000 भी है, 37,000 भी है और 40,000 भी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा जो लिस्ट आएगी? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, अब योगी जी जैसा कहीं बैठा होगा वहां से आ जाएगी, क्योंकि इस ऐसी तो हमारा योगी जैसा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी वाले ही भेजेंगे, जाहिर है, जाहिर सी बात। और कोई बाकी तो सब मना करे। अब देखिए कि केरल ने तो केस कर रखा है इसके ऊपर, बाकायदा खुलेआम केस कर रखा है। बाकी विपक्षी जो कांग्रेस की स्टेट है 5 या 6 है, उन लोगों ने बैठ के मीटिंग की है। कांग्रेस उसमें कह रहा है कि हम अपने यहाँ लागू नहीं होंगे। ममता बनर्जी उस बात पे अड़ी हुई, पहली से अड़ी हुई कि हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ तक कि हेमंत विश्वा शर्मा है जो बीजेपी के वित्त मंत्री माने फाइनेंस मिनिस्टर हैं असम के, और असम में बीजेपी को लाने वाला जो आदमी है वो ये कह रहा है कि अगर 5 लाख से ज्यादा लोगों को आपने शरणार्थी बनाया, पूरे देश की बात कर रहा है, कल के अखबार में आप पढ़िए, ये बयान दबा दिए जाते हैं। उसने कहा कि अगर 5 लाख से ज्यादा आदमियों को आपने अगर यहाँ की नेशनलिटी दी एक आदमी को, तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। अच्छा, हाँ, ऐसी धमकी इनके बीजेपी की तरफ से आने लगी है। और हेमंत विश्वा शर्मा कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर जो बीजेपी की हुकूमत बनी है वहाँ, उसी प्रोमिनेंट रोल रहा है। हालांकि वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी है, और आपको मालूम है नाराज होके राहुल गांधी से नाराज होके उसने कांग्रेस छोड़ी थी। वो भी वजह ये थी कि वो जो अब अपने राहुल गांधी जी उसको किसी को बिस्किट खिला रहे थे, अपने पेट को वही प्लेट उसके आगे बढ़ा दी थी, उसने बाहर आके बयान दिया था ये बात है। तो उसके बाद नाराज हुआ, और नाराज होने के बाद उसने छोड़ दी। तो आप ये बताइए कि एक फाइनेंस मिनिस्टर पावरफुल जो कि वहाँ का सर्वे जो आप ही की सरकार का है, आप ही की सरकार का, वो इस बात को कह रहा है। और आप ही की सरकार के ये इन्होंने इतनी जल्दी 4-5 दिन के अंदर इतनी बड़ी गिनती भी कर ली, बिल्कुल, और पहचान भी लिया कि ये है, ये है, ये है, ये है। अब हिंदुस्तान में अगर भारत में खासतौर पे यूपी में इतनी स्विफ्ट, उतनी तेजी से काम होता है, तो भाई यूपी जिसको कहते हैं, तो यूपी की तो तरक्की पेरिस, लंदन, अमेरिका जैसी हो जाना चाहिए, जहाँ भी कुछ तरक्की के मामले जहाँ कुछ। अच्छा, वैसे ओवरऑल जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसका आपको नतीजा क्या आता हुआ लग रहा है? मतलब ये प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं हर दिन। दिल्ली में भी शाहीन बाग के ही तरीके से ट्रांस यमुना से कई खबरें आ रही हैं। भाई मैंने बताया ना 75 शहरों में जी अभी तक जो गिनती आ रही है अखबारों में, 75 शहर, 75 और भी आज ज़्यादा होंगे, उन शहरों में औरतें ही प्रोटेस्ट कर रही, जिनमें कानपुर शामिल है, जिनमें आपके बिहार के इलाहाबाद शामिल है, बहुत जगहों पे, बम्बई में, लखनऊ का कानपुर का चमनगंज का नाम ही बदल दी, जो पार्क है वहाँ का उन्होंने ये सब नाम वही शाहीन बाग करके कर दिया। अब आप ये देखिए कि ये सब, और इसको मिलाइए आप जो अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना हजारे का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो तब भी ये कहा जा रहा था बस ये हो गया, खत्म हो गया। अब वो सिर्फ दिल्ली में हुआ था, बहुत ही मामला खत्म हो जाएगा इसके बाद। लेकिन उसको आगे किस तरीके से उसने शेप लिया, और यही आप अगर इमरजेंसी में चले जाइए, जब 77 में इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक्त जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कोई लीडर नहीं था, कोई भी लीडर नहीं था। ये तो बहुत बाद में, जब गुजरात में हो गया प्रोटेस्ट, गुजरात के बाद फिर बिहार में आया, तो बहुत बाद में कुछ स्टूडेंट लीडर जयप्रकाश नारायण जो थे उनके पास गए, वो अपने सदाकत आश्रम में राजनीति छोड़ के बैठे हुए थे, उनसे कहा कि आप आके लीड कीजिए। तो गांधी मैदान में उन्होंने रैली की, जब उनको ये सब पता बताया गया, वहीं से लालू प्रसाद और तो अब ये सरकार क्या करेगी? ये सब जो कुछ हो रहा है, सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर ये कर देगी
तो जिस तरीके से खुदरा चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से जीडीपी गिर रही है, 2.5% पे आने की उम्मीद है, जिस तरीके से 2-3 दिन पहले खबर आई है, हमारी जीडीपी से बांग्लादेश की जीडीपी ज़्यादा, उससे ज़्यादा भूटान की जीडीपी जी, 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 इस तरीके से, तो ये सब जवाब देना पड़ेंगे। तो ये इसको और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इनकी कोई आगे रणनीति है ही नहीं कि देश किस तरफ जाएगा। अब उन्होंने एक आपको आज अपनी खबर पढ़ी को आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रंप साहब भारत आएंगे तो 4 या 5 इन्होंने स्लॉट दिए हैं कि इन में आप डेट दे दीजिए, इन डेट्स में दे दीजिए। अब अभी कभी हुआ है, और जबकि वो 26 जनवरी में की परेड में आने के लिए मना कर चुके हैं। भाई मैं तो हाँ बिल्कुल, अभी जो 26 जनवरी के परेड होना है, उसमें इनको इनवाइटी थे, देखिए मना कर दिया। देखिए आमतौर पर कोई बड़ा वीआईपी होता है, मसलन मैं अगर किसी वीआईपी से टाइम लूं तो मैं उससे कहूंगा कि साहब इस टाइम दे दीजिए या इतना दे दीजिए, फला डेट में दे दीजिए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हाँ, यानी अब से छोटा आदमी नहीं, अब से पहले होता ये था, ये बताया जाता था कि डिप्लोमेटिक चैनल से तारीखें तय हो रही हैं, आपको बता दी जाएंगी। लेकिन अब इस हद तक बताया जा रहा है कि हमने 4-5 अलग अलग महीनों में अलग अलग तारीखें दी हैं कि इनमें से जो आपको सूट करे आप आ जाइए, हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक अजीब अब जब जहां पे इतनी अनसर्टेनिटी हो, जी। उनको ये भी पता नहीं, और उधर से धमकियां आ रही हैं, S-400 खरीदा तो हम आपके पाबंदियां लगा देंगे, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, अगर खरीदेंगे तो पाबंदी लगा देंगे। इतनी धमकियों के बीच हम आखिर इतना इम्पोर्टेंट कंट्री पूरे एशिया में, क्या दुनिया में, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। देखिए मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि असम में उनकी सरकार है, और 3 बार वो वहां जाना कैंसिल कर चुके हैं, ऑफिशियल विजिट पे जाना तो नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी बात पे लगा दीजिए कि प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने तो अब क्या करेंगे आगे, अपने ही मुल्क के उसी स्टेट में जहां उनकी अपने पार्टी की सरकार है वहां नहीं जा पा रहे। मैं समझता हूं किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही, और दूसरी बात है चिंता की बात इनकी के ये जो रामाकृष्ण आश्रम है वहाँ पे गए थे, जी जब इनके विवेकानंद की जन्म शताब्दी में युवा दिवस मनाने के लिए गए, तो वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया, भाषण में CAA ले आए, जबकि वो जगह ऐसी कि वहाँ कुछ नहीं होता। तो आपने अगर देखी कोई फोटो, तो जब मोदी जी आते, मोदी जी फोटो खिंचवाने के बड़े वो रहते मुतमन्नी, तो कई वहाँ के संत उनको घेर के आते। तो आपने देखा होगा जो इंडियन एक्सप्रेस से लेकर सब अखबारों में छपी है कि मोदी जी अकेले खड़े हुए हैं और संत दूर दूर खड़े हुए हैं उनके। इसके बाद वहाँ के जो मुख्य संत थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारा तो ये सर्वधर्म का है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी हैं, ईसाई हैं, अपना आते हैं, विवेकानंद की वो है पढ़ते हैं, चले जाते हैं। हमारे लिए जितनी ज़्यादा प्रधानमंत्री की हैसियत से इनको बुलाया था, उतनी ही ज़्यादा बंगाल के चीफ मिनिस्टर है हमारे लिए। हम किसी में भेदभाव नहीं करते। और कहा उन्होंने, और ये इस बात पे रिजेंटमेंट कहा कि उनको इससे पॉलिटिकल बात नहीं कहना चाहिए थी। तो इसी से अंदर लगा दीजिए कि उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ जा रही है। तो देखिए ये बात तो सामने आ गई, आपने बताया अनीस अहमद खान साहब के सरकार, ये बेलूर मठ की बात कर रहा हूँ जी, ये सरकार मुश्किल में है, लेकिन मैं समझता हूं कि अना सामने आ रही है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई काम गलत हुआ है या कोई फैसला गलत हुआ है। लेकिन अगर सूरत हाल यही बनी रही, मुल्क भर में एहतजाज, प्रोटेस्ट जारी रहे, आगे आने वाले वक्त में पूरे कारोबार पर असर पड़ेगा, पूरे देश की तरक्की पर असर पड़ेगा, स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर असर पड़ेगा, जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा। और अब आने वाले दिनों में बजट भी हमारे सामने आ रहा है, क्या कुछ लेकर के आएगा ये देखने की बात है। आखिर में मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, ताकि आपको आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियो होंगी सही वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।